हेलो दोस्तों, मैं अमरसार विद पीडीए क्लासेस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कंटिन्यू आपके साथ इंडियन पॉलिटी को लेकर के बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो देखा कैसे एक टॉपिक के हिसाब से एक एक टॉपिक को लेकर के बात कर रहे हैं। अभी हम आपके साथ उसी एक टॉपिक को, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ आपको बता दूं, यहाँ कोई भी इंडिया का एग्जाम हो, उन एग्जामों में इंडियन पॉलिटी आता है, जिसमें जीएस के पार्ट में इंडियन पॉलिटी उसमें इंक्लूड है। उस सब एग्जाम के हिसाब से आपका इंपोर्टेंट रहेगा। और इसमें मैं ये भी बता दूं, जो स्टेट पीएससी हो या फिर आईएएस हो, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम जो बात करेंगे कॉन्सेप्ट की करेंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट की भी बात करेंगे। आज हम आपके साथ जो टॉपिक लेकर के आए, एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आसानी से आसानी से हमें समझ में नहीं आता। तो आज का टॉपिक है, हम जो बात करने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट, मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के 1946 में जो आया था। बात हम ये कर लें कि ये उद्देश्य प्रस्ताव है क्या और इसकी क्या इंपोर्टेंस है हमारे संविधान में और क्या जरूरत पड़ी है इसकी। देखिए यहाँ पे इसे मैं नेहरू रिपोर्ट भी कह सकता हूं। इसे वो रिपोर्ट मत समझना कि जब नेहरू जी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1928 में पेश किया गया था, मैं ये उस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये नेहरू प्रस्ताव है, ये नेहरू प्रस्ताव है, नेहरू रेजोल्यूशन है, जो 1946 में इसे पेश किया गया था। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, मतलब कि फर्स्ट सिटिंग हुई, तो फर्स्ट सिटिंग होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को। और इस संविधान सभा की पहली सिटिंग थी, मतलब पहली बैठक थी। और इसमें पहली बार संविधान को लेकर के चर्चा की गई और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बात की गई थी। और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा थे यहाँ, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके अध्यक्ष। फिर बात करूं मैं, सेकंड यहाँ पे सिटिंग हुई और ये हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और थर्ड जो सिटिंग होती है तीसरी बैठक में, नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पे क्या किया? नेहरू प्रस्ताव या इसी को बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, इसी को पेश किया। बात ये आती है कि नेहरू प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव का पर्पज क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि उसका उद्देश्य क्या था या इसका पर्पज क्या था। तो आप वो समझ लीजिए, इसका जो पर्पज था, इसका जो उद्देश्य था, संविधान का मसौदा और इसकी जो मेन, मतलब कह सकते हो मेन जो बात थी, उस संविधान का मसौदा तैयार करना था। तो संविधान का मसौदा, और कह सकते हैं जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा इस संविधान का उद्देश्य। इसलिए इसे संविधान का, मतलब इसलिए इसको नेहरू रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। बात क्या आती है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला कि इसका पर्पस क्या था, तो संविधान का मसौदा तैयार करना था। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी विचारधारा क्या थी, इतने दिन की जो उपस्थिति, उनके आदर्श क्या थे, कह सकते हो उनकी विचार थिंकिंग क्या थी, क्या अपने देश के बारे में सोच रहे, उनके आदर्श क्या थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी, उनके ठीक है आइडियोलॉजी क्या थी, उसकी बात, और साथ साथ संविधान का उद्देश्य क्या होगा, पर्पज क्या होगा, ये बातें इसमें तैयार की गई थी। और इसका पर्पज ये था, 13 दिसंबर 1946 को जब नेहरू जी ने इसे पेश किया, तो ये देखिए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। बात ये आती है कि 13 से 22 जनवरी इतना टाइम क्यों लगा लिया? समथिंग समथिंग कह सकते हैं आपके
मतलब वही 36 से 37 दिन के अप्रोक्सली इसमें टाइम लगा। तो इतना टाइम क्यों लगा इसको, कि इसको ये डेट, यही डेट क्यों चुनी गई 22 जनवरी 1946 की ही डेट क्यों चुनी गई इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति मिलने के लिए? इसका रीजन मैं बता दूं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं मैं यहाँ बता दूं इसका रीजन है कि ऐसा क्यों हुआ, इतना टाइम इसमें क्यों लगा। इसका मेन जो रीजन था, क्योंकि अभी तक जो इसमें जो मुस्लिम लीग थी वो पार्ट थी, और इसके बाद फिर मुस्लिम लीग जब पार्ट थी तो उनके सदस्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि जो अंतरिम गवर्नमेंट थी, पहली जो गवर्नमेंट थी, उसमें कुछ मुस्लिम सदस्य शामिल थे, इसलिए इसको उन लोगों ने सर्वसम्मति से पास नहीं किया, ना उसको स्वीकार किया। फिर बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है कि मुस्लिम लीग अलग हो जाती है और 22 जनवरी 1946 को इसे एक्सेप्ट किया गया, और पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा थी, और उसने इसे सर्वसम्मति से पास कर लिया। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नेहरू रेजोल्यूशन या नेहरू रिपोर्ट या नेहरू प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव को क्यों लाया गया, और इसका उद्देश्य क्या था कि संविधान का मसौदा तय करना, और आगे जाके जो यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था या संविधान का मसौदा था, यही भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। यही भारतीय संविधान की क्या बनी? प्रस्तावना। इसी को कह सकते हो उद्देशिका, इसी को बोल सकते हो प्रियाम्बल। यही भारतीय संविधान की क्या बनी? प्रियाम्बल बनी। इसलिए इसे भारतीय संविधान की इंट्रो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ इसके उद्देश्य बता दिए। तो ये आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स कि क्या क्या इसमें है, डाटा क्या है, कैसी चीजें हैं, उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था, इन सब चीजों को लेकर के। चलो हम कुछ और बात कर लें जो इम्पोर्टेंट है, कि जो संकल्प लिए गए थे, वे संकल्प क्या थे, वे संकल्प क्या क्या थे। तो इतने सारे पॉइंट हैं जो नेहरू जी ने जब पेश किया तो इतनी सारी बातें थी, और यही ज्यादातर बातें हमारी किस में डाली गई? ये हमारी ज्यादातर बातें प्रियम्बल में डाली गई, मतलब कि प्रस्तावना या उद्देशिका में डाली गई, वही जाके भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनी। ज्यादातर बातें यही थी, इसी से ली गई थी। सबसे पहले वह भारत एक स्वतंत्र है, भारत कैसा? एक स्वतंत्र है, संप्रभु है और गणतंत्र है। ये तीन शब्द, ये कैसा है? एक स्वतंत्र देश है, होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए मतलब स्वयं डिपेंड रहे, गणतंत्र होना चाहिए मतलब जिसमें लोगों का सिस्टम रहे। लोगों का सिस्टम मतलब गण मतलब लोग, और तंत्र मतलब एक व्यवस्था, एक सिस्टम। वह व्यवस्था जो लोगों के द्वारा बनाई गई हो, या लोगों के द्वारा जिसे रचा गया हो या डिजाइन किया गया हो। तो इसमें ये पहली बात थी। पहली बात क्या थी? वह भारत एक ऐसा भारत जो स्वतंत्र हो, संप्रभु हो और गणतंत्र हो। आगे वह अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेगा। क्या कहा? कि जो संविधान सभा है वह अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेगी। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई आकर के इसमें इंटरफेयर करे, या कोई आगे के हमारे अंडर में रहो, आप अपने संविधान का निर्माण करो। हमारा पर्पज यही था कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना, और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र भारत के लिए स्वतंत्र संविधान बनाना, जिसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप ना हो। ये सब चीजें हमने ध्यान रखी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे बोला जो भारतीय गणराज्य है, जो स्टेट है, वो प्रांत जितने स्टेट्स हैं और देशी रियासतें हैं, इनका क्या होगा? एक संघ होगा। संघ मतलब क्या होगा? एक यूनियन होगा। तो यहाँ पे यूनियन शब्द आया है, वही फेडरेशन सिस्टम की बात करेंगे फिर आगे। यह एक लोकतांत्रिक देश है, होगा। क्या होगा? एक इंडिपेंडेंस होगा, किसी के नीचे कोई बाउंडेशन नहीं, उसमें जनता का शासन होगा। भारतीय संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत कौन होगी? जनता होगी। मतलब सीधा बोला है कि जो मेन पावर होगी सारी डिसीजन लेने की, वो कौन होगी? वो भारत के लोग होंगे। कौन होंगे? इंडियन पीपल। तो भारत के लोग मतलब भारत की जनता। तो सारा मूल स्रोत जो होगी, जो पावरफुल होगी, कि भारत संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत कौन होगी? जनता में निहित होगी। वो कौन होगी? जनता होगी। आगे मैं बात करता हूं कि यह सभी नागरिकों को न्याय की बात करता है। न्याय देगा, समानता देगा, स्वतंत्रता देगा, न्याय मिलेगा, इक्वलिटी की बात की है, और इंडिपेंडेंस मतलब कह सकते हैं स्वतंत्रता की बात की है। अब न्याय यहाँ पे किस प्रकार का होगा? देखो यहाँ पे मैं बता दूं, आगे जाके भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, उनमें ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल से और जानेंगे, एक एक शब्दों की बात करेंगे।
अभी हल्का सा देख लीजिए आप कि यहाँ पे न्याय की बात की गई है। ये न्याय का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने रूस की क्रांति से लिया था। न्याय कितने प्रकार, 3 प्रकार का। एक तो राजनीतिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय की बात करता है, ठीक है। एक सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय मिलेगा, ठीक है। और एक मिलेगा दोस्तों आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं ये चीजें थोड़ा ध्यान से देखिए कि हम उस समय जो प्रियम्बल में ये बात बोली गई थी, न्याय की बात की गई थी, तो न्याय किस प्रकार के, 3 प्रकार के हैं, मतलब न्याय 3 टाइप का, कि राजनीतिक न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा और क्या मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। आगे मैं बात करूं समानता की बात की, इक्वलिटी की बात की है। अब यहाँ पे सभी इक्वल होंगे किसी भी चीज को लेकर के, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की बात की गई कि किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा, किसी को धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सब में क्या होगी, इक्वलिटी होगी, सभी इक्वल होंगे, सभी बराबर होंगे और सभी कानून के सामने क्या होंगे, समान होंगे और सभी मतलब जो लॉ है उसके सामने सभी इक्वल रहेंगे। ये सब बात करेंगे हम आर्टिकल के हिसाब से। आगे मैं बात करता हूँ, अगला पॉइंट है यह अल्पसंख्यकों, जनजातियों और दलित वर्गों के लिए हितों की रक्षा करता है और उनके हितों की रक्षा करने की क्या देता है, गारंटी देता है। क्या देता है, गारंटी प्रोवाइड करता है। कहता है कि इनके हितों की रक्षा करी जाएगी और गारंटी दी जाएगी संविधान के द्वारा। तो इनके पर्पस थे। फिर कहता है यह विश्व की शांति, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, समस्त मानव जाति के लिए कल्याण के लिए काम करेगा। क्या करेगा, एक यह इसमें कहा गया, जो नेहरू रेजोल्यूशन था इस रिपोर्ट में बोला, प्रस्ताव में बोला गया कि विश्व की शांति के लिए पूरे वर्ल्ड में समस्त मानव जाति के कल्याण, वेलफेयर की बात करेगा। और ऐसे करके यहाँ पे कल्याण के लिए यहाँ पे कुछ बातें बोली हैं, जैसे कि एक तो फंडामेंटल राइट्स बोला है, और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ एक तो यहाँ पे और क्या बोला है, डीपीएसपी बोला है, डीपीएसपी बोला है, और क्या बोला है, और फंडामेंटल ड्यूटीज बोला है। ये बाद में है, ये सब हमारे एक अच्छे वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। जैसे डीपीएसपी का तो पर्पज ही है वेलफेयर, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, तो इसकी बात करता है। और विश्व की शांति बनाए रखने के लिए भी काम करेगा, क्योंकि डीपीएसपी में विश्व की शांति के लिए, जैसे आर्टिकल 51 है कि जब किसी देश से संधि समझौते होंगे, एग्रीमेंट होंगे, ट्रीटी होगी, तो इन सब की बात की गई है आर्टिकल 51 में। और बाकी बात करेंगे, जैसे आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 48 में कहा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा की जाएगी, जीव जंतुओं की सुरक्षा की जाएगी, इन सब की बात बोली। ये सारी चीजें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इतने पॉइंट है। एक बार मैं थोड़ा रिवीजन करा दूं, हल्का सा देख लीजिए कि नेहरू रेजोल्यूशन जब आया, नेहरू रेजोल्यूशन की बात की गई, पर्पज रखा गया, तो इसका ये उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य था संविधान का मसौदा, ऐसा संविधान का मसौदा तैयार करना। संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा थी, उनकी विचारधारा, उनकी सोच क्या थी कि वो एक कैसा संविधान, कैसा एक देश देखना चाहते हैं, उस देश में किस प्रकार के अधिकार देना चाहते हैं, और संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, तो उद्देश्य की बात इनमें की। और 22 जनवरी 1946 को इसे एक्सेप्ट किया गया। ये 3 शर्तें थी, 3 मीटिंग हुई कि फर्स्ट दिसंबर, मतलब 9 दिसंबर, फिर दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर। ये डेट है, याद रखना, इंपोर्टेंट रहेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। एक बार थोड़ा ये देख लीजिए, 2 मिनट और बस हल्का से रिवीजन कर लीजिए। इसके पर्पज थे, सबसे पहला पर्पज था भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु, गणतंत्र होगा। वो कहता कैसा स्टेट चाहिए हमें, एक ऐसा स्टेट जो स्वतंत्र हो, संप्रभु हो, गणतंत्र हो। स्वतंत्र मतलब हम इंडिपेंडेंट, संप्रभु मतलब कि हमें बाहरी और आंतरिक रूप से कोई प्रकार का प्रेशर या दबाव नहीं होना चाहिए। हमारे कोई भी ट्रीटी हो, संधि हो, समझौते हो, व्यापार हो, एग्रीमेंट हो, कुछ भी हो, ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेंगे। उन्होंने बोला कि जो भारतीय संविधान सभा है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भारतीय संविधान है उसका स्वयं निर्माण करेगी, किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना। ऐसे नहीं कोई बाहरी आकर के हमें उसमें इंडिकेट करे या रोक टोक करे कि ये अधिकार आप मत डालो, ये राइट्स मत डालो, ऐसी चीजें संविधान में मत डालो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेंगे। मैं यहाँ बता दूं, ये प्री मेंस के हिसाब से इंपोर्टेंट है। जितने भी ऑल इंडिया का एग्जाम्स हैं, जब नेहरू रेजोल्यूशन से या नेहरू प्रस्ताव से क्वेश्चन आते हैं तो इनकी शर्तें जरूर पूछी जाती हैं कि इनमें से कौन सी नहीं थी और कौन सी है। थर्ड वाली देखो, भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा, जिसमें प्रांत होंगे, स्टेट होंगे और जितने भी देशी राज्य होंगे। यह एक लोकतांत्रिक देश होगा। भारतीय संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। सारी पावर का रिसोर्स जो होगी
वो कौन होंगे? भारतीय लोग। इसलिए हमारी प्रस्तावना में पहला पॉइंट लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ये सारी पावर्स किसमें बताई गई है, सारी स्रोत किसमें बताया गया है? जनता में बताया गया है कि सारी शक्ति का स्रोत जो होगी वो कौन होगी? जनता होगी। यह सभी नागरिकों को न्याय की बात करता है। तो मैंने बोला न्याय 3 प्रकार का होगा, पॉलिटिकल, सोशली और इकोनॉमिकली। इस मैं बता दूं रशियन क्रांति से लिया गया था, रूस की क्रांति से। जब प्रस्तावना पढ़ेंगे अपन, प्रियम्बल पढ़ेंगे, मैं इसे बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा। समानता की बात की गई है। समानता जैसे जेंडर को लेकर के इक्वलिटी है, जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब में इक्वलिटी है, जैसे कि कानून के सामने सभी इक्वल हो गए। तो इस इक्वलिटी, स्वतंत्रता की बात करूं, जैसे बोलने की आज़ादी, आपको घूमने फिरने की आज़ादी है, स्वच्छ हवा लेने की आज़ादी है, ठीक है, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, ये सब क्या है? ये स्वतंत्रता है। इतनी इस टाइप की हमें स्वतंत्रता दी गई है। अल्पसंख्यक जनजातियों और दलित वर्गों के हितों की रक्षा करेगा, मतलब इन सब की क्या गारंटी देता है हमें कि जो भी माइनॉरिटीज होंगे, आर्टिकल 29-30 स्पेशल माइनॉरिटीज के लिए दिया गया, जनजाति के लिए स्पेशल आर्टिकल, स्पेशल आयोग बना के रखे हैं, कमीशन बना के रखे हैं, दलित वर्ग के लिए स्पेशल मतलब प्रोविजन करके हमारा संविधान रखा। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लास्ट में ये कहता है, संविधान सभा का जो उद्देश्य था, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव का जो मेन पॉइंट था कि विश्व की शांति के लिए, वर्ल्ड की शांति के लिए, कि विश्व में कैसे शांति बनाए रखने के लिए समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए क्या किया जाएगा? काम करेगा, कि समस्त की मानव जाति उसके लिए काम करेगा। और इसकी बात स्पेशली बोली गई है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें स्पेशली डीपीएसपी में बोला गया है। तो ये फ्रेंड्स से लिया हमने आज आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक को लेकर के बात की। और ये मैं बता दूं कि ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जितने भी एमसीक्यू टाइप के एग्जाम्स हैं, जितने भी ऑल इंडिया के एग्जाम्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकैट हो, या फिर स्टेट एसआई हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो ऑल इंडिया का, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम जहां भी पॉलिटी आती है, मेरा पर्पज है कि मैं सारे एग्जाम को लेकर के टारगेट लेकर के चलो, आपको समझ में आ जाएगा, नॉर्मली देखेंगे बन जाएगा। मैं उस हिसाब से नहीं पढ़ा रहा किसी एग्जाम को स्पेशली टारगेट करके, समस्त एग्जाम को इसलिए लेके चल रहा है कि कोई भी देखना चाहे, कोई भी आना चाहे, आराम से चीज समझ सकता है। ओके, मिलते हैं फिर हम एक छोटे से टॉपिक के साथ। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लूंगा मैं जो आपको आसानी से समझ में आए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।